नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको भारत के मिसाइल अटैक के आफ्टर इफेक्ट दिखाएंगे जो पाकिस्तान में नजर आने शुरू हो गए हैं। फर्जी जश्न मनाने और नकली हंसी हंसने के बाद पाकिस्तान ने अपनी तबाही पर रोना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान अपने जख्मों को सहला रहा है, अपने घर में मची तबाही का मलबा समेट रहा है। आज आपको पाकिस्तान की इस आपदा में अवसर भी दिखाएंगे जिसमें भारत की मिसाइल की मार से आतंकी मसूद अजहर मालामाल हो गया है और पाकिस्तान की सरकार उसे 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दे रही है। ये रुपए इस आतंकी को मुआवजे के रूप में दिए जा रहे हैं क्योंकि उसके परिवार के 14 लोग भारत के मिसाइल हमले में मारे गए थे। इसके साथ ही आपको एक और आतंकी हाफिज सईद की पार्टी की रैलियां दिखाएंगे जिसमें उसकी नजरबंदी से रिहाई की मांग की जा रही है और उसके समर्थक ये ऐलान कर रहे हैं कि अब हाफिज सईद ही भारत से बदला ले सकता है। इसके बाद आपको मॉडर्न खलीफा बनने की ख्वाहिश पाले बैठे तुर्की के बारे में बताएंगे जो इस जंग में पाकिस्तान की मदद कर रहा था। जिस तरह आतंकियों ने धर्म के नाम पर पहलगांव में निहत्थे मासूम लोगों को मारा, उसी तरह तुर्की ने भी मजहब के नाम पर शर्मनाक हरकत की है। तुर्की ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के पाकिस्तान कनेक्शन पर तो चुप्पी साध ली थी, लेकिन जब भारत ने उसके आतंकी ठिकानों पर हमले किए तो वो पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर बोलने लगा। तुर्की सिर्फ वैचारिक तौर पर पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि उसे लड़ने के लिए हथियार दे रहा है, उसे पायलट ड्रोन ऑपरेटर्स दे रहा है। सोचिए ये वही तुर्की है जिसकी अभी भूकंप जब आई थी तो हमने ऑपरेशन दोस्त के तहत दिल खोलकर भारत ने मदद की और मेरी एआई वर्जन भी आज पाकिस्तान को ही बेनकाब करने वाली खबर आपको बताई। अंजना, आज मैं उन लोगों के लिए एक विश्लेषण करूंगी जो अभी भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर ही विश्वास कर रहे हैं और भारत की जीत पर उनको संदेह है। आज आपको दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स के वो बयान भी सुनाएंगे जो ये खुलकर मान रहे हैं कि इस जंग में भारत को क्लियर कट जीत मिली है। पूरी दुनिया इस बात की गवाही दे रही है कि उस दिन भारत की मिसाइलें पाकिस्तान में कैसे गरज रही थी। बिल्कुल, अब तक पाकिस्तान चिल्ला रहा था हम जीत गए, हम जीत गए। भारत ने लेकिन बहुत शालीनता के साथ अपनी बात रखी। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना, उन्होंने जीत की हुंकार भरी, भारतीय सेना के शौर्य की चर्चा की। लेकिन अब तो पूरे विश्व में भारत की जीत की चर्चा विदेशी विश्लेषक और अन्य देशों के सांसद कर रहे हैं। लेकिन अब बात पाकिस्तान के आपदा में अवसर की। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का जो ये छोटा सा युद्ध हुआ उससे देश को सीखने वाले बहुत से सबक मिले। सिर्फ इन 4 दिनों में ही एक देश के तौर पर भारत ने बहुत कुछ सीखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच आगे क्या होता है, क्या एक और युद्ध होता है, ये सब भविष्य की बात है क्योंकि जानकारों का भी मानना है कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हम ये पूर्ण विराम नहीं है, ये सिर्फ अभी के लिए डाला गया है। ये बात सच है कि पाकिस्तान झुका है इसलिए भारत रुका है, लेकिन सवाल ये है कि हो सकता है आगे अगर उसने फिर से कोई ऐसी हरकत की तो फिर उस पर कदम उठाया जाएगा। और ऐसे वक्त पर अब भारत अपनी रणनीति बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आतंकी हमला किया तो भारत उसे युद्ध में जवाब देगा, ये तय है। सारे सवाल भविष्य के घर में। लेकिन भारत ने इस छोटे से एपिसोड से जो सबक लिया है हम आपको बताना चाहते हैं। भारत को यह पता चला कि तुर्की, चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देंगे और अमेरिका पाकिस्तान को भारत के बराबर का मानेगा। वो भारत के एक तरफा और कभी भी पाकिस्तान को आतंकवादी देश खुलकर नहीं मानेगा, बावजूद इसके कि अनेकों सबूत हैं। यह भी सबक मिला है कि पूरी दुनिया में भारत सिर्फ रूस पर, फ्रांस पर, ऐसे देशों पर भरोसा कर सकता है। भारत की सच्चाई पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव में कहीं पीछे रह गई। आगे भी अगर कभी पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो बॉलीवुड और स्पोर्ट्स के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खामोश ही रहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कितने लोग बोलने आए। यह भी सच है कि जब भी देश पर ऐसी परिस्थिति आएगी पूरा देश एक हो जाएगा
जैसा इस बार हुआ, जिसमें भारत का राजनीतिक विपक्ष भी शामिल है। और यह भी सबक है कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टेरर को सपोर्ट करता है। मुझे लगता है कि भारत को आगे अपने भविष्य की स्ट्रैटेजी इन नीतियों पर बनानी चाहिए और निश्चित तौर पर यह सबक भारत सरकार ने भी लिए होंगे और आने वाले दिनों में भारत सरकार की नीतियों में आपको इनसे जुड़े बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। उधर दूसरी तरफ भारत की मिसाइल स्ट्राइक के आफ्टर इफेक्ट्स जो पाकिस्तान में है वो देखिए। भारत के एयर स्ट्राइक से मसूद अजहर मालामाल हो गया। ये खबर सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि भारत की मिसाइल स्ट्राइक के बाद मसूद अजहर की करोड़ों में कमाई हो रही है और कमाई भी 1-2 करोड़ नहीं, 14 करोड़ रुपए एक बार में, एक मुश्त। असल में पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि भारत के हमले में मारे गए सभी आतंकियों के परिवारों को पाकिस्तान की सरकार मुआवजा देगी। पाकिस्तान भारत की स्ट्राइक्स में मारे गए हर एक शख्स के हिसाब से उसको 1-1 करोड़ रुपया दे रहा है। अब ऐसे में अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बतौर मुआवजा दे रहा है, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में भारत की स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है। इस हिसाब से मसूद अजहर को प्रति रिश्तेदार के हिसाब से 14 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। है ना अजीब सी बात कि पाकिस्तान की सरकार आतंकियों के परिवारों को मुआवजे दे रही है। हमने उन्हें चुन चुन कर मारा है, अब ये आतंकी मरे हैं, उन आतंकियों के परिवारों को हर मरने वाले के नाम पर 1-1 करोड़ रुपया और मसूद अजहर 14 करोड़ मिल रहे हैं उसे। तो पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम कर कहता है कि वो तो आतंकियों को सपोर्ट नहीं करता, उसने आतंकी कभी नहीं पाले, वो तो खुद आतंकवाद का विक्टिम है, जबकि हकीकत क्या है आप देख ही रहे। लेकिन ये केस यही नहीं रुका, बल्कि अब पाकिस्तान की सरकार जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स भी बनाएगी। आप जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं, 7 मई को भारत ने मुरीदके में लश्कर तैयबा और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल स्ट्राइक की थी। भारत ने आतंकियों के 60 ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिसमें ये दोनों स्ट्राइक सबसे बड़ी थी क्योंकि ये उस लश्कर और जैश का हेडक्वार्टर था जिसने भारत में न जाने कितने हमले किए, सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ली। अब पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकी हेडक्वार्टर्स का निर्माण फिर से कराएगी। यह ऐलान खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान की सरकार बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर, मुरीदके में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स का निर्माण अपने खर्च पर करने वाली है। पाकिस्तान की आवाम के टैक्स का पैसा पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों के नष्ट हुए हेडक्वार्टर्स फिर से बनाने में लगाने वाली है। और फिर भी पाकिस्तान कहता है कि उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। देखिए, और कितनी बार भारत दुनिया को यह बताए कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। पाकिस्तान अपने देश में रहने वाले गरीबों के घर नहीं बना रहा। पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, खाने के लिए भूखमरी वहां छाई रहती है, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। लेकिन पैसा कहां लगाया जाएगा? वापस आतंकी हेडक्वार्टर्स बनाने। पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ है और पाकिस्तान की जो करीब 42% आबादी यानी करीब 10.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। कमाई 311 रुपए रोजाना, कईयों की इतनी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस गरीब आवाम के बजाय ध्यान दे रहा है आतंकियों के घर बनाने पर, आतंकवाद को पालने पोसने पर, बर्बाद हुए मलबे को वापस हेडक्वार्टर में तब्दील करने में। असल में पाकिस्तान को अपने अस्तित्व के लिए हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों की हमेशा जरूरत है। पाकिस्तान की सेना के अंदर इतनी हिम्मत कभी नहीं रहती कि वो सीधे भारत का मुकाबला करे। इस बार उसने कोशिश की थी, मुंह की खाली, अपने एयर बेसिस तबाह करवा लिए। इसीलिए वो हमेशा भारत को आतंकियों से ही जख्म देता है। और इसी में अगर आप देखिए तो उसे मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे इन आतंकियों की जरूरत है। ये उनके फ्रंटल है। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार खुद अपनी आवाम के टैक्स के पैसों से इन आतंकियों को मुआवजा दे रही है, उनके हेडक्वार्टर्स फिर से खड़े कर रही है। पाकिस्तान मीडिया की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, जिसमें खुद वो बता रहे हैं कि स्ट्राइक से मसूद अजहर का ये हेडक्वार्टर कितनी बुरी तरह से तबाह हो गया है। देखिए,
तो भारत ने अपने हमले में पाकिस्तान के जिन 9 आतंकी केंद्रों को निशाना बनाया था, उनमें लाहौर के पास मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर भी शामिल है, जिसका नाम है मरकज़े तैयबा, जिसमें 26/11 हमले में शामिल रहे आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी। आज आपको इस आतंकी ठिकाने की तस्वीरें देखनी चाहिए। ये ड्रोन की तस्वीरें हैं, हमले के पहले की तस्वीरें और हमले के बाद की तस्वीरें। किस तरह भारत ने वहां पर तबाही मचाई है। इन आतंकी ठिकानों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये साफ सुथरी तस्वीर दिखाते हैं जब ये आतंक के हेडक्वार्टर्स चमचमाते हुए दिखते थे। ये मुरीदके की का जो वीडियो है वो है लश्कर का हेडक्वार्टर। हमले से पहले का ये मतलब आप समझ सकते हैं ड्रोन फुटेज है। थोड़ा जूम इन भी कीजिए तब दर्शकों को साफ दिखेगा। ये देखिए, ये पूरा ये ड्रोन फुटेज है। और फिर हमले के बाद ये कैसा दिख रहा है आपको दिखाते हैं। यहां तबाही मचाई है। हम आपको 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये ड्रोन की तस्वीरें और ये देखिए तबाही के बाद की तस्वीरें। ये वाला पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये और ये सब कुछ मत। और इसीलिए हर भारतवासी को इतना गर्व क्यों हो रहा है अपनी सेना पर। इतना प्रिसिशन अटैक, आम लोगों को नहीं, किसी को नुकसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन हेडक्वार्टर्स पर यह हमला हुआ है। तो मुरीदके का हमले से पहले का वीडियो, मुरीदके का ही हमले के बाद का वीडियो आपके सामने। ये ड्रोन विजुअल्स हैं, ये कोई सैटेलाइट की तस्वीरें नहीं है, ये ड्रोन तस्वीरें हैं जिसमें आप ये साफ देख रहे हैं। हर तरफ ईंट पत्थर सब कुछ वहां पर पसरा हुआ है। और इसी जबरदस्त प्रिसिशन अटैक की आज प्रशंसा जितने भी लोग बिना किसी गलत भावना के बोल रहे हैं, वो खुलकर इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, भारत की जीत बता रहे हैं। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर ही विश्वास कर रहे हैं, भारत की जीत पर उनको संदेह है, जबकि दुनिया में सामरिक मामलों के दिग्गज मान रहे हैं कि इस जंग में भारत को क्लियर कट जीत मिली है। भारत की मिसाइलें उस दिन पाकिस्तान में कैसे गरज रही थी, इसकी गवाही पूरा विश्व दे रहा है। निशाना अचूक है, लक्ष्य भेद कर ही आएगी, ब्रह्मोस निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, विनाश की ये बदली बारूद ही बरसाएगी, सबूत पर अटके हो तो सबूत भी दिखाएगी। आज आपको एविएशन एक्सपर्ट्स और ऑस्ट्रिया के सैन्य इतिहासकार टॉम कूपर का विश्लेषण भी सुनना चाहिए। उन्होंने भारत के एक्शन की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हवाई जंग में भारत स्पष्ट तौर पर विजेता रहा है। भारत ने ग्राउंड पर मौजूद पाकिस्तानी एयर डिफेंस पर हमला किया, पाकिस्तानी वायुसेना को बॉर्डर से दूर धकेला। इसका मतलब यह है कि भारत की वायुसेना पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के करीब जाकर पाकिस्तान के अंदर तक मिसाइल दागने में सक्षम थी। टॉम कूपर ने यह भी कहा कि ताबूत में आखिरी कील तब लगी जब भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर हमला किया, बल्कि उसके न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी पर भी हमला करना शुरू किया, जिनमें शायद सरगोधा और नूर खान एयरबेस शामिल है। खुद सुनिए। The more it went on, through evening of 7th of May, then 8th of May, 9th of May, and it became clear that Pakistan is losing. It is as clear as that. And when you see that the Pakistani ground-based air defenses have been hit and heavily hit at that, and then particularly these massive major radar systems and major air defense systems, long-range air defense systems have been hit, then the Pakistani Air Force has been pushed away from border to India, forced to operate deep inside the Pakistani airspace, enabling the Indian Air Force to get closer to the Pakistani airspace and launch its missiles to targets deeper inside Pakistan. And then the final, so to say, nail in the coffin was this operation early on 10th of May, when the Indian Air Force hit not only Pakistani air bases, but, and I know this is contrary to official statements in New Delhi, it started hitting also nuclear weapons storage facilities, at least in Sargodha complex, and probably also in Nur Khan, apparently also it was a command center for the Pakistani nuclear forces.
टॉम कूपर के अलावा अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी और वॉर एक्सपर्ट्स, ध्यान से सुनिए, जॉन स्पेंसर, जिनकी बात दुनिया सुनती है, उन्होंने भारत की कार्रवाई की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह भारत की निर्णायक जीत है। भारत आतंक के खिलाफ अपनी रणनीति को नए स्तर पर ले गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब आतंक का जवाब युद्ध से मिलेगा। जॉन स्पेंसर ने भारत के फैसलों की भी जमकर तारीफ की है और कहा है कि भारत ने पहले की तरह न तो संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई, न ही पाकिस्तान को कोई चेतावनी दी। भारत ने सीधे लड़ाकू विमान भेजे, सटीक निशानों पर हमला किया। ये दिखावे की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सोच समझकर की गई सैन्य कार्रवाई थी। I understand the real capability is required to do that, and the precision and proportionality that was used by the Indian Air Force to penetrate air defenses at will and strike the very important terror camps that India wanted to strike, but also to defend Indian cities and Indian sites with a multi-factor air defense system for the drones and all of that the Pakistan military sent towards India. I believe it is clear and credible. You only have deterrence if you have capability, which India has demonstrated, immense capability, and the will to use it. I walked the ground of the 2008 Mumbai attacks, and what India's response was only diplomatic, even though it was shown to be Pakistan ISI-sponsored Lashkar-e-Taiba attack. This is a clear signal that that's all done. India will respond to attacks by the sponsorship, which was the Pakistan military and the Pakistan government. So I think it's a very strong message, but also a credible message. ये सब वाहवाही कर रहे हैं हिंदुस्तान की। क्यों कर रहे हैं? ये टॉप जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात हम आपको सुना रहे हैं, क्योंकि इनको किस देश से कैसा रिश्ता रखना है, कहां पर क्या तोल मोल करना है, ये समझ नहीं आता। उनको ये समझ में आता है कि कौन सा देश आतंकवाद को पनपा रहा है, उनके आकाओं को संभाल रहा है, कौन सा देश सर्जिकल तरीके से जवाब दे रहा है। आज आपको ब्रिटेन की संसद में वहां के एक सांसद हैं बॉब ब्लैकमैन, उनका भी बयान सुनना चाहिए। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। उन्होंने अपनी संसद में यह पूछा कि ब्रिटेन पीओके से आतंकी कैंप हटाने के लिए क्या कदम उठा रहा है। सच सिर्फ एक है, पाकिस्तान को भारत के हाथों हार मिली है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से इस हार को अपनी जीत बता रहा है, अब ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने अपने जिहादी मुल्क में प्रचार शुरू कर दिया है कि उसने भारत को शिकस्त दे दी। लगातार पिछले 2 दिन से हम दिखा रहे हैं, अपनी हकीकत अपनी आवाम को नहीं बता रहा है, छुपा रहा है, उनकी आंख में धूल झोंक रहा है। अब पूरे पाकिस्तान भर के जिहादी सड़कों पर निकलकर इस फर्जी जश्न को मनाने में लग गए हैं। ये पूरा प्लान करके किया जा रहा है ताकि ये जिहादी निकलें, वो लोगों को धर्म के नाम पर उकसाएं, वो ये बताएं कि ये पाकिस्तान की जीत है, फर्जी जश्न मनाया जाए। पाकिस्तान में जिहाद एक उत्सव की तरह होता है। ये देखिए सामने हुजूम। पाकिस्तान में जिहाद एक उत्सव की तरह होता है। उस जिहाद वाले उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान में होड़ मची हुई है। एंटी इंडिया नैरेटिव चल रहा है। किस पैमाने पर चल रहा है आप देखिए। कस्में खाई जा रही हैं कि अगली बार का नाश्ता सीधे हिंदुस्तान में करेंगे। कि बुरी तरह से पिटे हैं। अपने फाइटर विमान, लड़ाकू विमान तैयार किए, एयर स्ट्रिप्स तब तक इंडिया ने उड़ा दिए थे। ये पाकिस्तान के आम लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान की जिहादी आवाम है जो मजहब के नाम पर मर मिटने को तैयार है। सबसे पहले आप एक छोटा सा सैंपल देखिए, फिर बताएंगे कि कैसे भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के बिलों में छिपे हुए ये आतंकी बाहर निकल आए हैं और अब तो पाकिस्तान की सरकार और फौज से हाफिज सईद को बाहर निकालने की मांग हो रही है। सबसे पहले आप ये छोटा सा जरा सा सैंपल देखिए, फिर कहानी बताएं। जब तमाम लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन सब फुस हो गए हों तो माइक पर ही चिल्ला लिया जाए। ये भी लेकिन क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। जिहादियों की ऐसी रैलियां पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं। अभी आपने जो रैली देखी वो कराची में हुई थी, जिसमें बहुत से आतंकी संगठन शामिल थे। वहां पर ऐसा ही होता है। आप भारत में देखेंगे कि कई एनजीओज निकलेंगे रैली करने, राजनीतिक पार्टियां निकलेंगी, वहां पर आतंकी संगठन निकलते हैं और फिर आतंकी संगठन मिलके कई बार निकलते हैं। ऐसी एक रैली एबटाबाद में हुई। एबटाबाद वही जगह है जहां से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारा था। सोचिए, उसी एबटाबाद में हाफिज सईद के आतंकी संगठन की रैली हो रही है।
और ये उसामा बिन लादेन जो एबटाबाद में मारा गया था, उसने एक ऐसी आतंकी घटना को 9/11 अमेरिका में अंजाम दिया था जिसमें 3000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अमेरिका वो भी भूल गया। खैर, वापस आइए। एबटाबाद जहां पर उसामा बिन लादेन मारा गया है, वहां पर हाफिज सईद ने एक राजनीतिक दल बनाया है, मिल्ली मुस्लिम लीग। असल में यह हाफिज के आतंकी संगठन का ही फ्रंट है, क्योंकि जब उसका संगठन बैन होता है, FATF से बहुत दबाव बढ़ा पाकिस्तान पर, उसको दरकिनार किया, तो उसने ये संगठन बना लिया। इसी आतंकी फ्रंट के जिहादियों की एबटाबाद में रैली हुई, जिसमें भारत के खिलाफ जहर फैलाया गया है, लेकिन खुलेआम हाफिज सईद का नाम लिया गया। हाफिज सईद के नाम के नारे लगे, बाकायदा पाकिस्तान की सरकार ये डिमांड की गई कि हाफिज सईद को रिहा करो, फिर देखो पाकिस्तान की जिहादी वाली ये ताकत कहां तक जीतती है। देखा आपने, ये खुलेआम हो रहा है, हाफिज का नाम लिया जा रहा है, हाफिज को रिहा करने की बात हो रही है। पाकिस्तान कहता है कि उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। ये सब सबूत है, एबटाबाद में हो रहा। हाफिज सईद तो एक ग्लोबल टेररिस्ट है, यहाँ उसके जिहादी उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भारत को धमका रहे हैं, हम हाफिज की औलादे हैं, हिंदुस्तान को लेने आ रहे हैं। ये तो आतंकियों की मुनादी है, भारत को धमकी दे रहे हैं। हाफिज से जिहादी बता रहे हैं कि वो भारत पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। वैसे ये इनपुट भी है कि अब भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के आतंकी भारत पर हमला कर सकते हैं। खुलेआम धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तान को जिहाद की ताकत बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो अमेरिका पाकिस्तान का फोन नहीं उठाता था, वो तुम्हें पुचकार रहा है क्योंकि तुमने हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ा है। अब उसके इससे बड़ा कबूलनामा क्या हो सकता है? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? दरअसल ये लोग मुनीर को बता रहे हैं कि तुम तो वैसे ही नाकाम हो, तुम्हारी कोई ताकत है नहीं, हमारी वजह से तुमसे अमेरिका बात भी कर रहा है, फोन ही नहीं उठाता था तुम्हारा, हम जिहाद कर रहे हैं तब वो तुमसे डर रहा है। कहानी यही खत्म नहीं हुई। आपको याद होगा, भारत पाकिस्तान के इस तनाव के बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू भारत के सिखों को भड़का रहा था और कह रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो तो सिख भारत का नहीं पाकिस्तान का साथ देंगे। आज पन्नू के लिए भी हाफिज के जिहादियों ने एबटाबाद से एक मैसेज भेजा है। हाफिज का जिहादी खुलेआम ये स्वीकार कर रहा है कि जिस तरह उन्होंने सिखों को वहां से भगाया, उसी तरह से वो मोदी को भी दिल्ली से भगाएंगे। हाफिज का जिहादी बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान के इस हिस्से से उन्होंने सिखों को भगा दिया और धमकी दे रहा है कि इसी तरह से अब दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो भगाएंगे। ये हिंदुस्तान से कैसे भगा सकते हैं? एक बात तो तय है कि भारतीय सेना की कार्रवाई निशाना सही लगा है। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, जिहादियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है? क्या अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई और दूसरे सबूत चाहिए? भारत पाकिस्तान के इस 4 दिन के युद्ध से हमने 2 बड़े सबक सीखे। पहला सबक, जो सबका दोस्त बनना चाहता है, कोई उसका सच्चा दोस्त नहीं बनता। मशहूर दार्शनिक अरस्तु ने यह बात कही थी। भारत के संबंध में यह बात अमेरिका जैसे दोस्तों पर सटीक बैठती है। भारत के मुश्किल समय में अमेरिका ने हमेशा बीच का रास्ता अपनाया और कभी भारत का खुलकर पक्ष नहीं लिया, जबकि भारत अमेरिका को दोस्त की तरह देखता है। इसीलिए अब भारत को दोस्त और व्यापारिक साझेदारी में फर्क करना सीखना होगा। दूसरा सबक यह है कि अब हमें पता है कि पाकिस्तान के दोस्त कौन कौन से देश हैं। इस युद्ध में तुर्की, चीन और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का एक तरफा समर्थन किया। तुर्की ने अपने ड्रोन से पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश की। तुर्की, अजरबैजान और चीन ने खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया। इन तीनों देशों ने पाकिस्तानी आतंकवाद पर अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर दिया। सबसे ज्यादा शर्मनाक हरकत तुर्की ने की। तुर्की ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद एक बार भी ये नहीं कहा कि इस हमले में शामिल आतंकी पाकिस्तान से आए थे, लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, तब वो पाकिस्तान के पक्ष में बोलने के लिए सामने आ गए। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना के एक्शन के बाद एक पत्र जारी किया, जिसमें उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया हमला उकसाने वाली हरकत है। उसका कहना था कि भारत के इस कदम से एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। आप इस पत्र की जरा भाषा देखिए। इस भाषा से आप समझ सकते हैं कि तुर्की आतंकी देश पाकिस्तान को लेकर कितना गंभीरता से अपनी दोस्ती निभाता हुआ दिख रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को केवल वैचारिक समर्थन ही नहीं किया,
बल्कि भारत से लड़ने के लिए हथियार दिए। ये वही तुर्की है जिसके बुरे वक्त में भारत ने दिल खोलकर उसकी मदद की। सबसे पहले याद कीजिए वर्ष 2023 जब तुर्की में रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, तब भारत उन देशों में शामिल था जिसने सबसे पहले उन्हें मानवीय मदद भेजी थी। उस वक्त भारत ने राहत सामग्री, मेडिकल सपोर्ट, जितनी भी दवाएं और मदद चाहिए थी वो सब हमने भेजी। इस मदद को मिशन के तौर पर देखते हुए भारत ने इसे दिया था ऑपरेशन दोस्त का नाम। आप सोचिए, भारत तुर्की के बुरे समय में उसके साथ खड़ा था, उसे दोस्त की तरह देख रहा था, वहां के लोगों की मदद कर रहा था। लेकिन आज वही तुर्की भारत के खिलाफ खड़ा है। आज वो धर्म के नाम पर इस्लामिक आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान के साथ है। उसने अपने हथियारों से भारत पर हमले करवाए। भारत पर 8 और 9 मई की रात को 350 से ज्यादा ड्रोन्स ने हमला हुआ था और पाकिस्तान को ये ड्रोन्स तुर्की की तरफ से ही मिले थे। भारत पर हुए ये ड्रोन हमले तुर्की की सेना की निगरानी में किए गए थे। यानी जिस वक्त तुर्की के आत्मघाती ड्रोन से हम पर हमले हो रहे थे, उस वक्त तुर्की के सैन्य अधिकारी पाकिस्तान के सैन्य कमांडर सेंटर में मौजूद थे। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स उड़ाने और भारत के रिहायशी इलाकों पर हमले करने की बाकायदा ट्रेनिंग दी थी। पाकिस्तानी सेना को आत्मघाती ड्रोन्स ऑपरेट करने आते नहीं थे। तुर्की ने इसमें भी मदद की। तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर्स पाकिस्तान में भेजे गए थे। यानी वो सीधा अपने लोगों को भारत के खिलाफ जंग में उतार रहा था। इन लोगों ने पाकिस्तानी सेना को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी। हालांकि तुर्की की यह चाल कामयाब नहीं हुई। भारत ने उन तमाम ड्रोन्स और टर्किश ड्रोन्स को सब कुछ मार गिराया। भारत ने उन ड्रोन्स और ड्रोन ऑपरेटर्स सभी को मार गिराया। इस युद्ध में पाकिस्तान ही नहीं, उसके दोस्तों ने भी अपनी असलियत दिखा दी। इसीलिए सरकार ने भारत में तुर्की के सारे न्यूज चैनल TRT वर्ल्ड का X अकाउंट बंद करवा दिया ताकि वो भ्रम न फैला पाए। इस कदम को भारत की नाराजगी के तौर पर देखा गया है। भारत सरकार ने अपने स्तर पर तुर्की और अजरबैजान को एक संदेश देने की कोशिश की, लेकिन भारत के लोग पाकिस्तान के दोस्तों पर हमला बोल चुके हैं। भारतीय सैलानियों और ट्रैवल एजेंसियों ने तुर्की और अजरबैजान पर टूरिज्म स्ट्राइक कर दी। इस वक्त सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। यानी लोगों ने तय किया है वो खड़े रहेंगे अपनी सेना के साथ। वो भारत के दुश्मनों का साथ देने वाले देशों में पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। ट्रैवल एजेंसीज ने भी तुर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग बंद कर दी है। ईज माई ट्रिप, इक्सिगो, कॉक्स एंड किंग्स और इंडिया एंड द वर्ल्ड जैसे ट्रैवल एजेंसियों ने तुर्की, अजरबैजान और चीन के लिए ट्रैवल बुकिंग्स बंद कर दी हैं। इसके अलावा भारत में मौजूद गोवा विलास जैसे होटल्स ने तुर्की और अजरबैजान के नागरिकों के लिए अपनी बुकिंग बंद कर दी है। ये लोगों ने किया है, ये उनकी तरफ से एक टूरिज्म स्ट्राइक है। इन ट्रैवल एजेंसियों ने पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान का समर्थन करने की वजह से ये फैसला लिया है। देखिए, ट्रैवल टू टर्की एंड अजरबैजान बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। लास्ट ईयर लगभग 2.5 लाख लोगों ने टर्की विजिट किया था एंड 2.3 लाख लोगों ने अजरबैजान विजिट किया था। और अगर आप एवरेज भी पकड़ ले 50-60 हजार रुपए हर सैलानी वहां पे जाके खर्चा करता है, तो हम टोटल मिला के 3000 करोड़ की बात करें। ये टोटल अमाउंट 3000 करोड़ से ज्यादा का होता है और ये डेट टर्की को, अजरबैजान को जरूर मजबूर कर देगा टू इंट्रोस्पेक्ट। प्लस मैं ये भी कहना चाहूंगा कि टर्की और अजरबैजान के साथ में और भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं, सिर्फ टूरिज्म का ट्रेड नहीं होता है। नेशन कम्स फर्स्ट एंड बिजनेस कम्स लेटर एंड वी शुड नॉट, हमें उन कंट्रीज को पैसा नहीं देना चाहिए, उन कंट्रीज को बिजनेस नहीं देना चाहिए जो कंट्री हमारे ही यहाँ पे अपने ड्रोन्स भेजकर पाकिस्तान को सप्लाई करके हमें ही मारने की कोशिश। ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि भारतीयों का पैसा एक ऐसे देश पर खर्च नहीं होना चाहिए जो भारत के खिलाफ है। तुर्की, अजरबैजान के बजाय भारतीय सैलानियों को ग्रीस, आर्मेनिया, फ्रांस जैसे देशों की सैर करने की सलाह दी गई है और इसके अच्छे ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। आपको आज ये भी पता होना चाहिए कि भारतीयों के बीच तुर्की और अजरबैजान को लेकर पनपा गुस्सा इन देशों के लिए कितना घाटे का सौदा साबित होने वाला है। बड़ी संख्या में भारतीय सैलानी तुर्की, अजरबैजान घूमने के लिए जाते हैं, अपने लाखों रुपए इन देशों में खर्च करते हैं,
साल 2024 में 3,30,000 से ज्यादा भारतीय तुर्की में छुट्टियां मनाने गए थे, जबकि साल 2023 में यह संख्या 2,74,000 थी। यानी एक साल में तुर्की जाने वाले भारतीय सैलानियों की संख्या करीब 21% बढ़ी थी। अब क्या होगा? इसी तरह से अगर आप देखें, पिछले साल 2,43,000 से ज्यादा भारतीय अजरबैजान घूमने गए थे, जबकि 23 में यह संख्या करीब 1,20,000 थी। यानी एक साल में अजरबैजान जाने वाले सैलानियों की संख्या में 108% 108% की बढ़ोतरी हुई थी। तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय घूमने फिरने पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। एक डेटा बताता है, तुर्की और अजरबैजान में भारतीय सैलानी औसतन 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खर्च तक करते हैं। और इस तरह से पिछले साल इन दोनों देशों में भारत के लोगों ने करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सोचिए आप, पिछले 2 सालों में भारतीयों ने सिर्फ तुर्की और अजरबैजान में खर्च किया 4,000 करोड़ रुपया। आप सोचिए कि तुर्की और अजरबैजान को भारत के लोग टूरिज्म के नाम पर 4,000 करोड़ रुपए सालाना दे रहे हैं, और ये दोनों देश पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, और पाकिस्तान उनकी मदद के दम पर भारतीयों का खून बहा रहा है। लेकिन भारत के लोगों के इस कदम से तुर्की और अजरबैजान के टूरिज्म को झटका लगा है। 7 मई के बाद से तुर्की जाने वाले पर्यटकों में 22% से 60% तक, और अजरबैजान जाने वाले पर्यटकों में 30% तक की कमी आई है। सिर्फ यही नहीं, जिन लोगों ने तुर्की अजरबैजान की ट्रैवल बुकिंग करवा ली थी, वो इसको कैंसिल करवाने में लगे हैं। 7 मई के बाद अब तक तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग कैंसिलेशन में 250% की बढ़ोतरी हुई है। यानी भारतीयों ने ठान लिया है कि वो अब अपने पैसे तुर्की अजरबैजान से भारत विरोधी देशों पर खर्च नहीं करेंगे। तुर्की और अजरबैजान पर केवल टूरिज्म स्ट्राइक ही नहीं, बल्कि अब तैयारी है उसे बड़े आर्थिक चोट पहुंचाने की। भारतीय ट्रेडर्स ने तुर्की और अजरबैजान के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन तुर्की अपने हथियारों की मार्केटिंग ही इसी तर्क पर करता है कि उसके हथियार हलाल हथियार हैं। अपने हथियारों पर धर्म का चोला डालकर वो दुनिया भर के इस्लामिक देशों को अपने हथियार बेचता है। इसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के आधार पर तुर्की ने पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, जिबूती, सोमालिया, रवांडा जैसे इस्लामिक देशों को अपने हथियार बेचे हैं। तुर्की हथियारों के बाजार का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है, इसीलिए वो अपने हथियारों की मार्केटिंग इस तरह से हलाल बताकर करता है। उसे मालूम है कि दुनिया भर के इस्लामिक देश हलाल शब्द सुनकर तुर्की के हथियार खरीदने के लिए राजी हो जाएंगे। इसके अलावा नेटो में इकलौता इस्लामिक देश होने की वजह से तुर्की ये भी दावा करता है कि उसके पास नेटो ग्रेड के हथियार हैं। अपने हथियारों के लिए नए मार्केट के तौर पर ही उसने इस्लामिक देशों को चुना है, जिनकी वो धार्मिक आधार पर फंसा सकता है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो तुर्की ने भारत और पाकिस्तान दोनों के खराब संबंधों का खूब फायदा उठाया। अपने हथियार बेचने के लिए उसने पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश को चुना, जो एक हिंदू बहुल देश भारत से उलझा रहता है। आज की स्थिति यह है कि तुर्की हथियारों के मामले में पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने पाकिस्तान को 3 बारक्तार ड्रोन्स और एंकर ड्रोन, अटैक हेलीकॉप्टर, PNS खालिद सबमरीन और फाइटर प्लेन्स तक हलाल हथियार बताकर बेचा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन दुनिया में हथियारों की मजहबी मार्केटिंग केवल अपने खानदान की जेबें भरने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि ऑटोमन साम्राज्य की हसरतों को हवा देने के साथ साथ उनकी कोशिश मुस्लिम दुनिया का नया खलीफा बनने की भी है। इसीलिए वो तुर्की का सियासी ताना बाना भी बदल रहे हैं और अपने हथियार मुस्लिम मुल्कों में बेच रहे हैं। और अब आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का दावा करने वाले अमेरिका की हकीकत बताते हैं। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के इस छोटे से युद्ध को लेकर कई दावे किए। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये जंग रुकवाई, भारत को अमेरिका के बीच सीज फायर करवाया, जबकि अब तो भारत का विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि खुद पाकिस्तान ने ही भारत से सीज फायर की गुहार लगाई। DGMO ने DGMO को कॉल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अब अपना व्यापार बढ़ाएंगे। भारत के साथ तो ठीक है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में करीब $129 बिलियन का ट्रेड है,
लेकिन क्या ट्रंप पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाकर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस कारोबार के पैसे से भारत के अंदर ही आतंकवाद फैलाएगा। अमेरिका तो ये दावा करता था कि आतंकवाद के खिलाफ वो खड़ा है, तो फिर वो पाकिस्तान जैसे आतंकी देश का साथ क्यों देता है? असल में अमेरिका एक मौका परस्त देश है। वो मौके के हिसाब से अपनी पॉलिसी बदलता है, और अमेरिका की इसी मौका परस्ती का एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। आज पूरी दुनिया ने देखा स्क्रीन पर इस वक्त जो शख्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिलाता हुआ दिख रहा है, इसे किसी जमाने में अमेरिका ने एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। खुद अमेरिका ने ग्लोबल आतंकी, इस पर कई मिलियन डॉलर्स का इनाम रखा था। यही नहीं, इसे अमेरिका ने 5 साल तक जेल में बंद करके रखा। लेकिन आज देखिए कि अपने मतलब के लिए अमेरिका का सबसे शक्तिशाली शख्स यानी कि राष्ट्रपति खुद इससे हाथ मिला रहे। ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं अहमद अल शारा, जो सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप से मिले। ट्रंप का कहना है कि वो सीरिया के साथ अपने संबंध ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वही सीरिया जिसे आइसिस से लड़ने में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बर्बाद कर दिया, लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि वो सीरिया की नई सरकार के साथ सामान्य संबंध रखना चाहते हैं। 6 महीने पहले तक अहमद अल शारा उर्फ अबू मोहम्मद अल जोलानी एक जिहादी था। देखिए तस्वीर, स्टॉप दिस टेररिस्ट, इस आतंकी को रोको, जिस पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। $10 मिलियन यानी कि भारत में लगभग 84 करोड़ रुपए। 16 मई 2013 को अमेरिका ने अहमद अल शारा को एक ग्लोबल आतंकी घोषित किया। 2006 से 11 तक अमेरिका ने शारा को इराक की जेल में कैद करके रखा। शारा के आतंकी संगठन का नाम था हयात तहरीर अल शाम यानी HTS, और इस आतंकी ग्रुप को भी UN और अमेरिका दोनों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन कहा था। शारा पहले अलकायदा में था। अलकायदा के अल नुसरा फ्रंट से अलग होकर उसने HTS बनाया। उसका ये संगठन अभी भी अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधित है। इसी आतंकी संगठन HTS ने पिछले साल सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाकर सीरिया पर कब्जा किया था। शारा खुद उसका राष्ट्रपति बन गया था। उसके बाद अमेरिका ने उससे प्रतिबंध हटा दिया, और सोचिए कि वो अब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ग्लोबल समस्याओं पर बात कर रहा है। पता चला है कि आज राष्ट्रपति ट्रंप और शारा के बीच इजराइल हमास विवाद, रूस यूक्रेन वॉर पर चर्चा हुई है। राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली यात्रा के तौर पर मिडिल ईस्ट के दौरे पर आए हैं। कल वो सऊदी अरब पहुंचे थे। अमेरिका और सऊदी अरब ने मंगलवार को $142 बिलियन यानी करीब 12.1 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील पर साइन किया। दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील। इस समझौते में सऊदी अरब को C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, मिसाइलें, रडार सिस्टम, कई एडवांस हथियार दिए जाएंगे। सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका को यह भी कहा गया है कि वो $600 अरब का निवेश करेंगे। इसको लेकर अमेरिका बहुत उत्साहित है। आपको हम ये भी इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि अमेरिका को सिर्फ पैसे से मतलब है। डोनाल्ड ट्रंप एक कारोबारी ही रहे हैं। वो इसी तरह की डील कर रहे हैं, हर जगह करते हैं, जहां से पैसा मिलता है वहीं चले जाते हैं। इस वक्त सऊदी से मिल रहा है, डिफेंस डील के साथ निवेश की बात हो रही है, तो उनके स्टेट गेस्ट बनकर चले गए। आज देश के लोग अपने सेलिब्रिटीज से पूछ रहे हैं कि वो आतंकी देश पाकिस्तान पर चुप क्यों है। सोशल मीडिया पर अनेकों पोस्ट के जरिए सवाल पूछे जा रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि जब भारत पाक के बीच युद्ध की ऐसी स्थिति होती है तो वो कहां बिजी हो जाते हैं। पहलगांव हमले के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की निंदा हुई। पाकिस्तान को आतंकी देश कहा गया। हमारे देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर उतरा, लेकिन हर मुद्दे पर अपने बयान रखने वाले सेलिब्रिटीज, उस वक्त पर तो आतंकवाद के खिलाफ कई ऐसे सेलिब्रिटीज सामने आए और उन्होंने कहा कि आतंकी घटना गलत है, इसकी निंदा की। लेकिन सवाल यही है कि अब जब हमारी सेना ने इतने सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है तो उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी की बोली क्यों नहीं निकल रही। छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले, इंस्टा पोस्ट डालने वाले, एयरपोर्ट लोग, हर जगह की तस्वीर डालने वाले, ये तमाम लोग आज पाकिस्तान के विरोध में कुछ क्यों नहीं कह रहे। विरोध करना तो छोड़िए, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया जा रहा है। पहलगांव हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 4 दिन युद्ध हुआ। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने ड्रोन मिसाइलों को नाकाम किया, लेकिन इस दौरान हमारे देश के ज्यादातर सेलिब्रिटीज ने पाकिस्तान के विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा। आज देश सोशल मीडिया के जरिए जानना चाहता है कि इन 4 दिनों के युद्ध काल के दौरान हमारे देश के ये तमाम बड़े बड़े सितारे क्या कर रहे हैं।
आज देश के लोग जानना चाहते हैं कि फिल्मों में सैकड़ों आतंकियों को अकेले मारने वाले, तारों के नीचे से पाकिस्तान का दिल जीतने वाले कलाकार पाकिस्तान के आतंक पर चुप क्यों हैं? हमारे देश के सेलिब्रिटीज पहलगांव में 26 मासूमों को मारने वाले पाकिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तानी कहने से क्यों बच रहे हैं? भारतीय सेलिब्रिटीज को पाकिस्तानी कलाकारों से सीखना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि अपने देश के लिए कब और कैसे खड़ा हुआ जाता है। एक जो बड़ा नैरेटिव वहां चल रहा है उसमें बड़े बड़े स्टार्स शामिल हैं। माहिरा खान, फवाद खान, मावरा हुसैन, हानिया आमिर। इन्होंने युद्ध काल में भारत का जमकर विरोध किया। उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर अपनी खूब राय रखी, भारत के खिलाफ अनाप शनाप लिखा। लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज अपने घरों में चुप है। हर रोज सोशल मीडिया पर अपना एयरपोर्ट लोग, जिम जाने वाली सेल्फी, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोल रहे। फैंस के दबाव में क्या वो ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एक बड़े पैमाने पर जिन सेलिब्रिटीज ने फैंस के दबाव में सोशल मीडिया पर कुछ लिखा, उन्होंने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। किसी ने भी भारत में फैले आतंक के लिए पाकिस्तान को दोषी नहीं करार दिया। कुछ सेलिब्रिटीज ने पहलगाम हमले को दुखद जरूर बताया, कुछ ने सीजफायर पर धन्यवाद दिया, फिर चुप हो गए। ज्यादातर ने युद्ध काल में अपनी राय प्रकट नहीं की, ना ही भारत के समर्थन में कुछ लिखा, ना पाकिस्तान का नाम लिया। फिलिस्तीन इजराइल युद्ध के दौरान हमारे देश के कई बड़े सेलिब्रिटीज ने ऑल आइज ऑन राफा लिखकर सैकड़ों ट्वीट किए, दर्द भरे नगमे लिखे, भावनात्मक पोस्ट लिखी। लेकिन यही लोग आज भारत पाकिस्तान युद्ध पर कुछ नहीं बोल रहे, बल्कि पाकिस्तान का तो नाम नहीं आ रहा जुबान पर। आज देश के युवा भी ये जानना चाहते हैं कि उनके हीरोज आखिर पाकिस्तान के विरोध में बोलने से क्यों बचते हैं। क्या वो इस बात से डरते हैं कि पाकिस्तान के विरोध में बोलने पर उनके पाकिस्तानी फैंस नाराज हो जाएंगे, उससे इनकी कमाई पर असर पड़ेगा, या फिर मामला कुछ और है? आज हमारे देश के सितारों को ये समझना होगा कि भारतीय होने का मतलब है हर वक्त, हर परिस्थिति में भारत का पक्ष लेना। हमारे देश के सितारे ये समझ क्यों नहीं पा रहे आतंकी देश पाकिस्तान के साथ भारत अब अमन की आशा से हटकर ब्रह्मोस की भाषा पर आ गया है। ये अभी जो वैश्विक संबंध विश्व में चल रहे हैं उस पर ये कोट है, मतलब के दौर में आतंकी भी फरिश्ते हो गए। मतलब के दौर में आतंकी भी फरिश्ते हो गए, अब तो नेवलों के भी सांपों से रिश्ते हो गए।